कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली का मुकाबला मूलान ग्रासलैंड के एक बहुत ही पावरफुल बंदे से हो गया, जो कि कल्टीवेशन के मामले में भी हानली से अपर लेवल पर था। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमें बहुत ही भयानक बैटल दिखाई गई, जिसमें हानली ने अपने लाइटनिंग सोर्ड के साथ साथ गोल्डन ड्रैगन और ब्लू आइज फ्लेम्स का भी यूज किया। वहीं पर उसके ओपोनेंट्स ने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की, मगर फाइनली वो नाकाम होकर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। हालांकि उसकी नेसेंट सोल वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी थी। इस तरह से हानली ने उसके विंड कैरेज और एंशिएंट थाउजेंड माउंटेन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर सीधे सीनियर सांगकुन की केव की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक माउंटेन के सामने पहुंच गए। मार्क्विस नानगोंग सबको बताने लगे कि इसी जगह की तलाश में हम यहाँ आए थे। इसी माउंटेन के अंदर हमें सीनियर सांगकुन की केव मिलेगी। हानली ने नोटिस किया कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा थिन है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कोई निशान भी नहीं जिसका इस्तेमाल करके हम सही माउंटेन तक पहुँच पाए। ये तो अच्छा हुआ कि मार्क्विस नानगोंग ने इस रास्ते को याद रखा, वरना तो यहाँ पर पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पहला तो मुझे लगा था यहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर मौजूद होगी, लेकिन मेरा अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। अब यहाँ पर एल्डर युन मार्क्विस से कहने लगा कि अगर यही वो लोकेशन है तो प्लीज इसे ओपन कीजिए। हम ऑलरेडी दुश्मनों के इलाके में हैं, तो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। जिस पर मार्क्विस कह रहा था, हाँ एंट्रेंस का डोर तो मैं ओपन करूंगा, लेकिन उसके पहला मैं फिर से एक बार रूल्स को याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार हम केव के अंदर जाए, वहाँ पर ट्रेजर के लिए मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अंदर हमें जो भी ट्रेजर्स मिलेंगे उसमें से सबसे पहला ट्रेजर चुनने का हक मुझे और मास्टर युन को है, क्योंकि हमने ही इस केव की तलाश की थी, तो हमें ये प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एक बार हम दोनों अपना अपना ट्रेजर चुन ले, फिर बाकी बचा हुआ सारा ट्रेजर तुम आपस में डिवाइड कर सकते हो। हम दोनों उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। मगर उनकी इस बात पर कोई भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर कोई रिस्पांस नहीं देता। मास्टर युन कह रहे थे कि अगर तुम में से किसी को भी इस बात पर एतराज हो तो अभी बोल सकते हो, मगर इनमें से किसी ने भी कोई रिस्पांस नहीं किया। मगर हानली इस कल्टीवेशन की दुनिया की फितरत को जानता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि जब तक ये लोग लोकेशन पर नहीं पहुंचते तब तक ये इंसानों जैसा ही बर्ताव करेंगे। मगर ट्रेजर्स मिलने के बाद यहाँ पर क्या हंगामा होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। ये सब के सब शैतान है और शैतानों की फितरत होती है धोखा देना, इसीलिए मुझे कुछ भी करके यहाँ पर काफी ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा। और उतने में ही मार्क्विस और मास्टर युन ने अपने काइशान फ्लैग्स को बाहर निकाल लिया। ये एक बहुत ही गजब का आर्टिफैक्ट था, जो कि बिना कोई शोर करे किसी भी चीज को पियर्स कर सकता है। अब उन फ्लैग्स ने माउंटेन पर सेट होते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी डिवाइन पावर रिलीज होते हुए उस पूरे माउंटेन पर कवर हो गई। वो माउंटेन तो बड़ी खूबसूरत तरीके से ग्लो कर रहा था और फिर उसके दरमियान एक क्रैक पड़ गया। ये दरार इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने उस माउंटेन को 2 हिस्सों में चीर दिया। वैसे तो ये काम बिना धमाके के नहीं हो सकता था, लेकिन काइशान फ्लैग ने इसे बड़े ही आराम से कर दिखाया। इस नजारे को देखते साथ ही वांगचान का मुंह तो खुला रह गया। और उतने में उस बंदे की नजर पड़ी हानली पर, जो कि इशारों में उससे कह रहा था कि चल माउंटेन में जाएंगे। यहाँ पर हानली बस इस बंदे को उकसा रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अब वांगचान चाहकर भी उस पर अटैक नहीं कर सकता। वेल यहाँ पर वांगचान ने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया। वो भी हानली की कल्टीवेशन लेवल को देखकर ये औकात में रहना सीख गया था। हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा तो बिल्कुल भी अपने अंकल टियांगू का पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे नहीं लगता कि इनका फेविकॉल वाला जोड़ इतनी आसानी से छूटने वाला है। शायद ट्रेजर को हासिल करने के बाद ही वांगचान का हिसाब लगाना होगा, मगर कोई ना, तब तक मैं इसके साथ और ज्यादा मजे करूंगा। उतने में ही मास्टर युन सबको बताने लगे कि इस जगह पर टाइमी और डिवाइन रेस्ट्रिक्शन नाम का स्पेल लगाया गया है, इसलिए वहाँ पर एंटर करते हुए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिसके बाद ये सभी लोग उस माउंटेन के बॉटम में पहुँच गए। हानली ने तुरंत ही नोटिस किया कि इस जगह पर उनके स्पिरिचुअल सेंस को ब्लॉक किया जा रहा, यानी कि वो अपने स्पिरिचुअल सेंस को फुल स्ट्रेंथ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ मौजूद क्रिस्टल्स मुझे थोड़े जाने पहचाने मालूम हो रहे। और उतने में उस केव के एंट्रेंस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अभी देखकर ये सभी नेसेंट सोल काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए। इतना ही नहीं, एल्डर यू तो इतना पैनिक हो गया था कि उसने तुरंत ही अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लिया। वो मार्क्विस नानगोंग से पूछ रहा था कि बताओ इस सब का क्या मतलब है, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया, कहीं इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं थी। जिस पर मार्क्विस नानगोंग हंसते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम कुछ ज्यादा
ही सोच रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि इस केव के दरवाजे को मैंने बंद किया? भला मैं अपनी टीम के साथ ऐसा क्यों करूँगा? ये तो माउंटेन के आउटर साइड पर सेटअप किया हुआ रेस्ट्रिक्शन है, जिसका काम है अपने आप एक्टिवेट होकर स्टोन माउंटेन को बंद रखना। पिछली बार जब मैं मास्टर युन के साथ यहाँ आया था, उस वक्त भी ये दरवाजा ऐसे ही बंद हुआ। वहीं पर मास्टर युन भी बता रहे थे कि अब हम 3 दिनों के लिए इस माउंटेन में बंद हो चुके हैं। हर चौथे दिन यहाँ का रेस्ट्रिक्शन कमजोर पड़ जाता है, तो उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मैं और मार्क्विस तुरंत ही इस दरवाजे को ओपन कर पाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर स्टक रह जाएंगे। मगर वांगचान तो 3 दिनों का नाम सुनते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो हानली के साथ तो एक पल भी बिताना नहीं चाहता और यहाँ पर सीधे 3 दिनों का सवाल था। तभी मास्टर युन कहने लगा कि दरअसल इस माउंटेन पर लगाया रेस्ट्रिक्शन हमारे ही फायदे के लिए है। मुलान रेस का पावरफुल से पावरफुल स्पेल वॉरियर भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही एल्डर यो कहने लगा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अगर आप यहाँ आने से पहले ही हमें ये सब बता देते तो शायद मैं आप पर शक ना करता। मैंने तो बेवजह ही अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लिया। खैर, अगर यहाँ पर कोई और भी ट्रैप होगा तो हमें पहला ही इन्फॉर्म कर देना। उतने में ही मार्क्विस नानगोंग हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि चलो ये फालतू की बकवास बात हो गई, तो आप काम की बात की जाए। पिछली बार मैंने सीनियर युन के साथ इस केव को विजिट तो किया, लेकिन यहाँ से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। वेल, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और इसी वजह से हमने अपनी टीम को गैदर किया और अब इन दोनों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद ग्राउंड को हटा दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद एक बहुत ही पेचीदा मैकेनिज्म अपीयर हो गया, जिस पर सेम टू सेम अनियन जैसी हजारों परतें चढ़ाई गई थी। मार्क्विस नानगोंग कह रहा था कि इस रेस्ट्रिक्शन को हटाना हम दोनों के बस की बात नहीं, तो चलो फिर जल्दी से अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करते हुए इस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करो। भले ये मेथड सिंपल है, लेकिन इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। बस इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने में हमें कितना वक्त लगेगा ये कोई भी बता नहीं सकता। हमें 2 दिन भी लग सकते हैं या फिर 2 महीने। उतने में ही एल्डर युनताई कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है जिसे मैंने हाल ही में एक्वायर किया। दरअसल उस ट्रेजर को रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब अगर तुम लोग चाहो तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये बुढ़िया अकेले इस रेस्ट्रिक्शन को हटाएगी तो फिर उसका इसे फायदा भी मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मार्क्विस नानगोंग और मास्टर युन के साथ मुझे भी ट्रेजर को चुनने का पहला मौका दिया जाए। साथ ही जब बाकी के लोग अपने ट्रेजर्स को डिवाइड करेंगे उसमें भी मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए। तो मार्क्विस नानगोंग और मास्टर युन इसके लिए तुरंत ही राजी हो गए। वो कह रही थी, मैडम युनताई, आप यहाँ के रेस्ट्रिक्शन को हटाने की पूरी कोशिश कर सकती हो। अगर आप इसमें कामयाब हो गई तो आपकी सारी शर्तों को एक्सेप्ट किया जाएगा। इनफैक्ट मार्क्विस ने ये ऑफर सबके लिए ओपन कर दिया। वो कह रही थी कि अगर एल्डर युनताई इसमें फेल हो गई तो तुम में से कोई भी बंदा अपनी किस्मत को आजमा सकता है। उस बंदे को भी हमारे साथ ट्रेजर चुनने का मौका मिलेगा। अब लेडी युनताई ने तुरंत ही अपने उस ट्रेजर को बाहर निकाल लिया। दरअसल ये एक एंशिएंट ट्रेजर था जिसमें किसी भी रेस्ट्रिक्शन को हटाने की काबिलियत है। वेल, इस ट्रेजर को थंडर फायर कोन के नाम से जाना जाता था और अब एल्डर युनताई ने तुरंत ही अपने आर्टिफैक्ट को पहले लेयर पर हिट कर दिया। हानली तो इस ट्रेजर की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस थंडर फायर से बस बैरियर्स को ही हटाया नहीं जा सकता। अगर ये लेडी चाहे तो इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए किसी पर भी स्नेक अटैक कर पाएगी। ऐसे हमले से खुद को बचाने के लिए मेरे बस थंडर एंड विंड विंग्स ही काम आ सकते हैं, मगर फिर भी उन विंग्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मेरे घायल होने के चांसेस होंगे। वेल, ये सारी बातें हानली इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे कोई गारंटी नहीं कि आगे चलकर यहाँ पर क्या होगा। उतने में ही एल्डर युनताई ने सीधे उस रेस्ट्रिक्शन के पीठ में जंप लगा दी, लेकिन हानली को पता था कि ये लेडी बस अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके इस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक नहीं कर सकती। सीनियर सांगकुन इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो अपने रेस्ट्रिक्शन को आसानी के साथ ब्रेक होने दे। इधर उस थंडर फायर कोन ने सेकंड लेयर को पियर्स करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एल्डर युनताई ने अपनी सारी डिवाइन पावर्स को आर्टिफैक्ट के साथ चैनल कर दिया ताकि ये वाला रेस्ट्रिक्शन भी तुरंत हट जाए। तो अब इस कंटिन्यूअस पियर्सिंग की वजह से सेकंड लेवल भी ब्रेक हो गई और वो थंडर फायर कोन सीधे जाकर तीसरी लेयर पर टकरा गया था। लेकिन तीसरी लेयर पर जाते ही उस थंडर फायर कोन पर क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही साथ उस केव में मौजूद क्रिस्टल्स भी
अपने आप ग्लो करने लगे, जो देखते साथ ही सभी नेसेंट सोल थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। टियांगो कह रहा था कि शायद एल्डर युनताई ने एक और रेस्ट्रिक्शन को ट्रिगर किया। हालांकि मार्क्विस नानगोंग समझ चुका था कि अब वो रेस्ट्रिक्शन इन पर बैकलैश करेगा, तो इन सभी नेसेंट सोल से कहने लगा कि चलो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को रिलीज करो, हमें कुछ भी करके वहाँ की एनर्जी को स्टेबलाइज करना होगा। सो इन सभी ने वन बाय वन करते हुए अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो पूरा रेस्ट्रिक्शन पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से फील हो चुका था। मगर इन सबकी पावर्स मिलकर भी उस रेस्ट्रिक्शन के ट्रिगर को स्टेबलाइज नहीं कर पाती, जिसके चलते लेडी युनताई के थंडर फायर को उनके चिथड़े उड़ गए। वो भी काफी ज्यादा पैनिक होकर तुरंत ही उस मैकेनिज्म से बाहर आ गई। वेल यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक तो नहीं कर पाई, मगर उल्टा उसका ही नुकसान हो गया। वहीं पर हानले ने अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के क्रिस्टल को चेक किया। उसके अंदर उसे एक टेरिफाइंग एनर्जी नजर आती है। वो तो पहले ही समझ गया था कि इन क्रिस्टल्स का इस रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अगर ये क्रिस्टल शांत नहीं हुए तो रेस्ट्रिक्शन का बैकलैश भी शांत नहीं हुआ। और यहाँ पर हानले का अंदाजा पूरी तरह से सही था। वहाँ के रेस्ट्रिक्शन से जितने भी बैकलैश रिलीज हो रहे थे, उसने इनकी सोल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इनफैक्ट वो तो मार्क्विस को ये कहने लगे कि जल्दी से इस केव का गेट ओपन कीजिए, लेकिन मार्क्विस ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब तक ये रेस्ट्रिक्शन कमजोर नहीं पड़ेगा, हम दरवाजे को ओपन नहीं कर सकते। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हमें कुछ भी करके इन बैकलैशेस को रोकना पड़ेगा। क्यों ना हम सभी लोग अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का एक जोरदार हमला करके इस रेस्ट्रिक्शन को एक्सप्लोड कर दें। मगर हानले ने ऐसा करने से मना कर दिया। सिर्फ डिवाइन सेंसेस का यूज करके रेस्ट्रिक्शन को हटाया नहीं जाएगा। क्यों ना एल्डर युनताई जैसी मैं भी एक बार कोशिश करूं। और इतना कहते साथ ही वो सीधे उस गड्ढे में उतर गया। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग और मास्टर युन तो हानली की बहादुरी देखकर ही सरप्राइज रह गए। तब तक हानली तीसरी लेयर पर पहुँच गया था। उसने वहाँ पर फटाफट से अपने फ्लैग फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया। वेल यहाँ के हर एक मैकेनिज्म पर हानली ने अपने फ्लैग्स को काफी सिस्टमेटिकली सेटअप कर दिया। और अब वो अपने फॉर्मेशन के सारे नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस डिवाइन रेस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश करने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो एंशिएंट एरा का एक सबसे भयानक रेस्ट्रिक्शन है। उस जमाने में ऐसे बस 10 ही रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते थे, और ये उन 10 ग्रेट फॉर्मेशन में से एक है। इसे टाइमिया ट्रेजर माइरियाड ब्लॉसम एरी के नाम से जाना जाता था। इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का बस एक ही तरीका है, बस एक ही बंदे का स्पिरिचुअल सेंस इसकी लेयर को हटा सकता है, और ये काम इसकी हर एक लेयर पर करना पड़ेगा, तभी जाकर इसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। मगर हानली को भी पूरा भरोसा नहीं था कि वो इस रेस्ट्रिक्शन को हटा पाएगा, और अगर वो इसमें फेल हो गया तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बैकलैशेस हो गए, जिसमें हानली के साथ साथ उसके सभी साथी मारे जा सकते थे। यानी कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक था। ये किसी भी नेसेंट सोल को चुटकियों में मार सकता है। हानली कह रहा था कि मैंने रुइन के फॉर्मेशन मैनुअल से अर्थ एंड माउंटेन को एक कैसे किया जाए इसके बारे में पढ़ा हुआ था। उस मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी एबिस में एंटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बस वही टेक्निक यहाँ पर काम आएगी। मगर इस टेक्निक में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें मुझे 15 से 16 फॉर्मेशन एक साथ ही मैनेज करने पड़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो फिर ये काम काफी आसानी के साथ हो जाएगा। इधर मार्क्विस नानगोंग कह रहे थे कि जैसे ही डाओइस्ट हानली नीचे गया तभी से बैकलैश होना बंद हो गए। ये बंदा तो डिवाइन सेंसेस के साथ साथ फॉर्मेशंस का भी मास्टर निकला। हम जवान से बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक ऐसी भयानक नॉलेज को हासिल नहीं कर पाए। ये बंदा वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वहीं पर मास्टर युन भी मार्क्विस की बातों से पूरी तरह से अग्री थे। वहीं दूसरी तरफ हानली ने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फॉर्मेशन को एक साथ ही एक्टिवेट कर दिया। वेल यहाँ पर वो लेयर बाय लेयर नहीं बल्कि एक साथ ही इस पूरे रेस्ट्रिक्शन को हटाने की फिराक में था। जैसे ही पहली बार हानली ने रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक किया, वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। उस धमाके में रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि सभी नेसेंट सोल पैनिक हो गए। मगर उन्होंने चेक किया कि रेस्ट्रिक्शन तो अभी भी कायम है, जो देखते साथ ही वांगचान कहने लगा कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये बंदा बस बड़ी बड़ी बातें फेंकने में माहिर है। मेरे सेकंड अंकल को टियानियन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला। अगर वो एक जीनियस होकर इस फॉर्मेशन को नहीं हटा सकते तो फिर ये मामूली सा हानली क्या ही उखाड़ लेगा। जो सुनते साथ ही टियांगो वांगचान को डांटने लगा। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल होती, ये कोई मामूली सा फॉर्मेशन नहीं जो चुटकियों में ओपन हो जाए। ये एंशिएंट इरा के 10 ग्रेटेस्ट फॉर्मेशंस में से एक है, तो जाहिर सी बात है कि इसे ब्रेक करने में हानली
को थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वांगचान को तो पूरा यकीन था कि हानली इसमें फेल होने वाला है। और उसी वक्त हानली की ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिवाइन रेस्ट्रिक्शन हटकर इनका रास्ता साफ हो गया। ये देखते साथ ही मार्क्विस और मास्टर युन के तो होश उड़ गए। तब तक हानली भी ऊपर आ चुका था। मार्क्विस तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो पूरी तरह से हानली पर लट्टू हो गया। वो कह रहा था, मेरे दोस्त, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अकेले ही कुछ ही मिनटों में इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाओगे। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। सच बताओ तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब तुमने तो अपना काम कर दिया, तो मैं और मास्टर युन भी अपना वादा जरूर निभाएंगे। मास्टर युन और मेरे ट्रेजर को सिलेक्ट करने के बाद सीधा नंबर तुम्हारा आएगा और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। उतने में ही टियांगू कह रहा था कि चलो ये रेस्ट्रिक्शन तो हट गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीचे केव में क्या और भी रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं? जिस पर मार्क्विस जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने सीनियर सांगकुन के फाइनल मैनुअल को पढ़ा हुआ है। उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर बस टाइमिया और डिवाइन रेस्ट्रिक्शन ही सेटअप है। अगर कोई इसे ब्रेक कर पाया तो फिर उसके आगे की पाथ पूरी तरह से साफ रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि सीनियर सांगकुन ने अपने मैनुअल में झूठ बोला होगा। मगर हानली को सीनियर सांगकुन के आखिरी लफ्जों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये सीनियर सांगकुन इतना भी सीधा होगा। हो सकता है कि अंदर केव में और भी ज्यादा भयानक ट्रैप्स हो। और अब फाइनली ये लोग सीधे उस केव की बॉटम लेयर पर पहुंच गए। यहाँ पर इनके सामने एक मेंशन बना हुआ था। साथ ही वहाँ बाहर रखे हुए एक टेबल पर उन्हें एक स्क्रॉल मिला। तो मास्टर युन ने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए स्क्रॉल को ओपन कर दिया। उस पर एक पेंटिंग बनाई गई थी। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सीनियर सांगकुन की ही पेंटिंग होगी। तभी टियांगू बताने लगा कि सीनियर सांगकुन काफी ज्यादा घमंडी था। ऐसा कहा जाता है कि वो जहाँ भी गया उसने वहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा। शायद इस पेंटिंग का भी यही मतलब होगा। जिस पर मास्टर युन कहते कि हाँ, यहाँ पर पेंटिंग का मिलना काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये बस एक मामूली सी पेंटिंग है, तो क्यों ना फिलहाल के लिए इसे अपने पास रखा जाए। जब हमें बाकी की सारे ट्रेजर्स मिल जाए तब हम लोग मिलकर इसका फैसला लेंगे कि ये पेंटिंग किसे दी जानी चाहिए। और इतना कहते साथ ही मास्टर युन ने उसे अपने स्टोरेज बैग में स्टोर कर दिया। जिसके बाद ये लोग उस इलाके को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर हानली एक बार फिर से वांगचान को घूर कर देखने लगा। वो जानबूझकर वांगचान को उकसा रहा था और उसका ये पैंतरा काफी हद तक काम भी कर गया। असल बात तो ये है कि ये बंदा कब का ही हानली के हाथों मारा जाता, लेकिन वो जिंदा है तो बस टियांगू की वजह से। अब हानली की वहाँ से आगे बढ़ते साथ ही टियांगू अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगचान से बात करने लगा। वो कहता है कि शायद तुमने इस बंदे को काफी ज्यादा तंग किया था, इसी वजह से तो ये तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है ये तुमने अपनी आंखों से विटनेस किया। मेरे ख्याल से तुमने उस बंदे के साथ जल्दी से सुलह कर लेनी चाहिए, वरना फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। साथ ही यहाँ पर रुयान भी हानली का ही साथ दे रही थी। वो अपने हस्बैंड वांगचान से कहने लगी कि ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है। उस रेस्ट्रिक्शन को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये काम हानली ने कर दिखाया। अब अपनी वाइफ के मुंह से अपने दुश्मन के लिए तारीफें सुनकर तो वांगचान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि इस मिशन पर आया हुआ हर एक नेसेंट सोल एक जीनियस है। बस फर्क इतना है कि उन लोगों ने हानली जैसे अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं किया। मगर हानली की बात कुछ और है। ये बंदा हमेशा ही अपनी पावर्स की नुमाइश करता आया। हालांकि उसका अंकल टियांगू भी जानता था कि यहाँ पर वांगचान बस अपनी भड़ास निकाल रहा। वो कह रहा था, वांगचान, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकतवर बनना। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। यही इस कल्टीवेशन की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ पाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पास्ट में भी तुम अच्छे से जानते थे कि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी तुमने उसे उंगली की और अब वो एक नेसेंट सोल बनकर हमारे डेविल स्पिरिट सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका है। वैसे भी हम टियानियन कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर आ चुके। अगर यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो इसकी खबर हमारे सेक्ट को भी नहीं मिलने वाली। कोई भी ये जान नहीं पाएगा कि हम लोग हानली का शिकार बन गए, और न ही हमारा सेक्ट मुलान ग्रासलैंड जैसे भयानक इलाके में आकर हमारी मौत की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे के साथ सुलह कर लो। और अभी सभी लोग उस मेंशन के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ के अलग अलग हिस्सों में ढेर सारे ट्रेजर्स रखे गए थे। तो हानली 1 बाय 1 उन सभी ट्रेजर्स को चेक करने लगा। यहाँ पर एल्डर यू तो इन एंशिएंट ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी पिल्स है जो हमारे जैसे नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स के काम आएगी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि इस ट्रिप से हमें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हानली इन सभी ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। वो सोचता है कि भले ये ट्रेजर काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन सीनियर सांगकुन एक लेजेंडरी कल्टीवेटर थे। अगर उनकी रेपुटेशन की बात की जाए फिर तो ये
ट्रेजर किसी काम के नहीं। मुझे नहीं लगता कि सीनियर सांगकुन ने स्पेशल ट्रेजर्स को ऐसे डिस्प्ले में रखा होगा। और तभी हानली को एक एंशिएंट ग्रास नजर आई। अब वो उस ग्रास को चेक कर ही रहा था कि तभी रुयान ने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए हानली से बात करना शुरू कर दी। वो बताने लगी कि सीनियर हानी से इन कंडेंसिंग ग्रास कहा जाता। अगर आपको किसी कोल्ड टाइप के पिल को रिफाइन करना है तब ये ग्रास आपके काफी ज्यादा काम आएगी। जिस पर हानली कह रहा था, हाँ मैं इन कंडेंसिंग ग्रास के बारे में जानता हूँ। इस ग्रास की उम्र जब 100 साल को टच करेगी तभी इसके पास बहुत ही खतरनाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती। मगर ये ग्रास तो न जाने कितने ही सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे इसके 100 साल कब के ही निकल गए वैसे ही इसकी पावर भी कम हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोल्ड पिल्स को रिफाइन करते वक्त इसका ज्यादा फायदा होगा। जिस पर रुयान कहने लगी, सीनियर अगर सच बताओ तो मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। आपके पास फॉर्मेशंस का गहरा नॉलेज है और अब मुझे पता चल रहा कि आपने तो पिल रिफाइनिंग में भी महारत हासिल की है। उतने में हानली उससे कहने लगा कि मिस रुयान, क्या आप जानती नहीं हो आपके हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? हम दोनों लाइफ एंड डेथ के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर मेरे साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही हो। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके हस्बैंड को हमारी बात करने से ऐतराज होगा? भले ही हमने अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात की, लेकिन वांगचान को इसका पता लगाने के लिए बस हमारी शक्लें देखनी होगी। जिस पर रुयान कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ वो हमारी बातों को नोटिस करेगा, लेकिन मेरा आपके साथ बात करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सालों पहले यान फैमिली के फोर्ट में जो हादसा हुआ था उसमें मैं काफी ज्यादा बीमार थी। इनफैक्ट उस वक्त मेरी सोल पूरी तरह से वांगचान के अंडर कंट्रोल थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वांगचान ने न जाने कितने ही सारे लोगों को खत्म करके मेरी सोल को पावरफुल बनाया। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देती। मैं मरना पसंद करती लेकिन कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुँचाती। जिस पर हानली कहता है कि अब उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मगर वांगचान की शर्तों को तुम्हारे फादर ने खुद होकर एक्सेप्ट किया था। वो अच्छे से जानता था कि कई सारे मासूमों को मारकर ही तुम्हें बचाया जा सकता, तो उसने दूसरों की परवाह किए बिना आपको बचाने का फैसला लिया। अब अगर फैसला लिया ही गया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही हानली गुस्से में वहाँ से रवाना हो गया। इधर वांगचान तो इन दोनों की हरकतें देखकर ही समझ गया कि ये लोग सीक्रेटली बात कर रहे थे, जिसके चलते वांगचान को हानली पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे पहले ही डाउट था कि उसकी वाइफ हानली को देखकर इम्प्रेस हो चुकी है और अब तो ये लोग चोरी छुपे आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से वांगचान को हानली को खत्म करने के लिए एक और वजह मिल गई। वहीं पर हम रुयान को देख पाते जिसे कि हानली की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, यानी कि इसके दिल में भी उन मरे हुए लोगों के लिए कोई रिग्रेट नहीं थी। मगर यहाँ पर वो मीठी मीठी बातें करके हानली को उल्लू नहीं बना सकती। देख पाते कि इन सभी नेसेंट सोल्स ने उस चेम्बर में मौजूद ट्रेजर्स को जमा कर लिया। मार्क्विस कह रहा था कि मेरे दोस्तों अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो जल्दी से इन ट्रेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। अगर आप लोग चाहो तो मैं खुद होकर इन ट्रेजर्स को आपस में बांट सकता हूँ। उतने में टियांगो मार्क्विस और मास्टर युन से कहने लगा कि आप दोनों ने कहा था कि सबसे पहला ट्रेजर आप चूज करोगे और उसके बाद बचे हुए सारे ट्रेजर्स हम लोग आपस में बांट लेंगे। मगर आप दोनों तो इसमें से कोई ट्रेजर सिलेक्ट नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि सेकंड फ्लोर पर ऐसा कोई ट्रेजर होगा जो आप दोनों को पसंद आए, तो क्यों ना आप दोनों इन्हीं में से अपने अपने ट्रेजर सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग को टियांगो की बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। वो थोड़ा सा सस्पिशियस होकर आगे बढ़ते हुए टियांगो से पूछने लगा कि मेरे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर टियांगो कह रहा था कि शायद आपको मेरी बात खटक गई। मैं तो बस ये बोल रहा था कि आप यही से ट्रेजर को सिलेक्ट कीजिए। क्या पता सेकंड फ्लोर पूरी तरह से खाली हो, फिर आप दोनों को भी पछताना पड़ेगा। सो इसमें मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। मगर जाहिर सी बात है कि टियांगो ने मार्क्विस को उकसा दिया था, तो मार्क्विस उसे बताने लगा कि यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेजर नहीं जिसे हम प्रायोरिटी देकर सिलेक्ट कर सके। जिसके बाद वो हानली से पूछने लगा कि मेरे दोस्त क्या तुम्हें इसमें से कोई ट्रेजर पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो तुम उसे ले सकते हो। मगर हानली ने अपनी लाइफ में इतने सारे स्पेशल ट्रेजर्स देखे हैं कि उसे इसमें से एक भी चीज पसंद नहीं आती। तो मार्क्विस को बताने लगा कि मुझे भी इन ट्रेजर्स में से कोई भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद मार्क्विस ने तुरंत ही उन ट्रेजर्स को इक्वली बांट दिया। और अब यहाँ पर मार्क्विस कहने लगा कि वांगचान और रुयान तो एक ही टीम में हैं। इन्हें हम बैकअप के तौर पर लेके आए थे, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग ट्रेजर्स नहीं देंगे, बल्कि इन्हें तो एक ही हिस्से में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। दरअसल मार्क्विस ऐसा नहीं करने वाला था, मगर टियांगो ने उसे उकसा दिया तो मार्क्विस नानगोंग ने उससे इस तरह से बदला ले लिया। जिसके बाद ये लोग सेकंड फ्लोर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर मार्क्विस टियांगो को काफी गुस्से में घूर रहा था। वो समझ गया था कि टियांगो उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। वहीं पर हानली अपने ट्रेजर को चेक करते हुए कहने लगा
कि इसका शेप तो पूरी तरह से बैम्बू ट्यूब जैसा है। इसके ऑरा से ही पता चल रहा कि एक एंशिएंट ट्रेजर होगा, मगर पता नहीं ये कौन सी पावर्स को पजेस करता है। जिसके बाद वो अपने ट्रेजर को स्टोरेज बैग में रखते हुए कहने लगा कि इन लोगों की रिएक्शन से ही पता चल रहा कि सेकंड फ्लोर पर ही असली शो की शुरुआत होगी। अब थोड़ी देर में ये लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। इन्होंने नोटिस किया कि वो पूरी जगह काफी अजीब सी मिस्ट से भरी हुई है। नेसेंट सोल यू को लग रहा था कि ये जगह पॉइजनस स्मोक से भरी होगी, मगर मास्टर यून कहते कि तुम तो बेवजह ही ज्यादा सोच रहे, अगर यहाँ पर पॉइजन होता तो हमें तुरंत ही पता चल जाता। और फिर मास्टर यून ने फटाफट से अपना लाइटनिंग बीड बाहर निकाल लिया, जिससे सेकंड फ्लोर पर थोड़ी सी रोशनी हो गई थी। वो कह रहा था कि ये तो बस मामूली सी मिस्ट है, इसलिए हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि मिस्ट तो अपने आप डिस्पर्स हो रही और तेज हवा के अलावा ये हो नहीं सकता, जरूर से इस जगह पर कोई गड़बड़ी है। और अभी ये लोग अचानक से एक जगह पर रुक गए क्योंकि इनके सामने एक डीमन गॉड था। टियांगो हैरान होते हुए कह रहा था कि पता नहीं यहाँ पर डीमन गॉड की इबादत कौन करता होगा। हानली सोचता है कि इस डीमन गॉड की आंखें रेड हैं, साथ ही इसके 3 सिर और 6 हाथ हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैंने इसे ऑलरेडी कहीं पर देखा हुआ है। और फिर उसे अपने ब्रह्मास्त्र ट्रू फ्रेगमेंट की याद आई। दरअसल उस पर दी गई इमेज इस डीमन गॉड के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थी। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि सीनियर सांकुन ने हेवनली साउथ को एक जमाने में डोमिनेट किया था और साथ ही वो बंदा इस एंशिएंट डीमन रेस के साथ भी कनेक्टेड है। और तभी वहाँ लिखी हुई एंशिएंट राइटिंग अपने आप ग्लो होने लगी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये डिमोनिक रेस का कोई पुराना स्क्रिप्चर होगा। और उतने में इस सेकंड फ्लोर का हर एक हिस्सा लाइटन अप होने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर सेट ऑफ फॉर्मेशन अपने आप डीएक्टिवेट होकर उसमें से एक डायस बाहर आने लगी। हम देख पाते हैं कि उस डायस पर 3 जेड बॉक्सेस रखे हुए थे, जिन्हें देखते साथ ही मार्क्विस नानगोंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब इन तीनों जेड बॉक्सेस को देखते साथ ही मास्टर यून और मार्क्विस सीधे उस ट्रेजर की तरफ रवाना हो गए। हालांकि टियांगो भी उन्हें फॉलो कर रहा था, मगर हानली का ध्यान पूरी तरह से उस डीमन रेस के स्क्रिप्चर पर है। वो उसे ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। मेरे पास जो डीमन रेस का स्क्रिप्चर है, भले ही ये उससे मिलता जुलता हो, मगर ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डिफिकल्ट लग रहा। इधर मास्टर यून उस ट्रेजर को हाथ लगाने ही वाले थे कि तभी टियांगो ने उनके हाथ पर हमला कर दिया, जो देखते साथ ही मास्टर यून उस बंदे पर भड़क गया। वो उससे पूछ रहा था कि टियांगो इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम वाकई इस बुड्ढे के साथ फाइट करना चाहते हो? अगर तुम्हारा ऐसा इरादा है तो एक बार फिर से सोचो। वहीं पर हानली उनकी आवाजें सुनकर कह रहा था कि चलो अब शो की शुरुआत हो चुकी है। जिसके बाद हानली भी उस डीमन गॉड के स्टेचू पर जाकर खड़ा हो गया। वहीं पर टियांगो मास्टर यून से कहने लगा कि मैं आप पर अटैक नहीं करना चाहता, मैं तो बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या आपको ये ट्रेजर पसंद आया। अगर ऐसी बात है तो आप जल्दी से इसे सिलेक्ट कर लो। जिस पर मास्टर यून कहने लगा कि मैं ऐसे ही ट्रेजर सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या, तो मैं इसे ओपन करने के बाद ही अपना फैसला लूंगा। अगर इसमें मौजूद ट्रेजर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करने वाला। जिस पर टियांगो कहता है कि मुझे अब हमारी मीटिंग की बातें याद आ रही। हम सब इस बात पर अग्री हुए थे कि आप दोनों पहले ट्रेजर को सिलेक्ट करोगे। पहले 2 ट्रेजर्स आपको मिलेंगे और बाकी बचे सारे ट्रेजर्स हम लोग आपस में बांट लेंगे। मगर यहाँ पर तो इन तीनों ट्रेजर्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर इसे भी आप ही सिलेक्ट करोगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। वैसे यहाँ पर टियांगो की बातों पर किसी ने भी ऐतराज नहीं जताया। इससे ये बात साबित हो रही थी कि वो लोग भी टियांगो के साथ पूरी तरह से अग्री हैं। इधर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं जानता ही था कि ये टियांगो ज्यादा देर तक अच्छा बनने का दिखावा नहीं कर सकता। चलो फाइनली इसने अपने असली रंग दिखाई दिए। यहाँ पर मास्टर यून टियांगो पर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, लेकिन तभी मार्क्विस नानगोंग बीच में आ जाते हैं। दरअसल मार्क्विस नानगोंग इन लोगों के साथ बेवजह की लड़ाई करना नहीं चाहता था। और फिर वो टियांगो से पूछने लगा कि बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारा असली इरादा क्या है? और हाँ, गलती से भी ये मत बोलना कि तुम अपने ही किए हुए वादे को तोड़ना चाहते हो। जिस पर टियांगो जवाब देते हुए कहने लगा कि ना, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं, मगर असल बात तो ये है कि यहाँ पर इन 3 जेड बॉक्सेस के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो भला हम लोगों में ट्रेजर्स का बंटवारा कैसे होगा? और साथ ही इन जेड बॉक्सेस के अंदर क्या रखा है ये भी हम देख नहीं सकते। हमारा डिवाइन सेंस तो इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, मगर इनके ऑरा को देखकर मैं 100 में से 90% बता सकता हूँ कि इसके अंदर जरूर से कोई वैल्यूएबल ट्रेजर होगा। हो सकता है कि इसके अंदर इमॉर्टल सांकुन की कोई भयानक टेक्निक होगी, या फिर इसमें वो सीक्रेट दफन होगा जिसका इस्तेमाल करके सांकुन फॉलन डेविल वैली से जिंदा वापिस आए। तो अगर वो सीक्रेट हमारे हाथ लग जाए तो हम फॉलन डेविल वैली की कई सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकते। सो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि आप उन जेड बॉक्सेस
को ओपन करके देखो। हमारे वादे गए भाड़ में। यहाँ पर सवाल हमारी किस्मत का है। इन बॉक्सेस को ओपन करने के बाद आप अपना फैसला लोगे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जिस पर मास्टर यून कहने लगा कि यहाँ आने से पहले ही मैंने तुम सभी को बताया था कि सबसे पहले ट्रेजर्स को चुनने का हक हम दोनों का होगा। जाहिर सी बात है कि हम ट्रेजर्स को चेक करके ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त तो तुमने कोई एतराज नहीं जताया। इनफैक्ट तुमने तो हमारी हर एक टर्म एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट किया। और अब यहाँ आने के बाद तुम हमारे सामने बहस कर रहे हो। देखो यहाँ पर ट्रेजर कितने हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की वजह से तुम लोगों को इमॉर्टल सांकुन की केव देखने का मौका मिला, इसलिए अब मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करो। और उतने में मैडम वेई मास्टर यून से कहने लगी कि हम अपने वादे से नहीं मुकर रहे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों इन बॉक्सेस को बिना ओपन किए ही एक्सेप्ट करो। उसके अंदर क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। जो सुनते साथ ही मार्क्विस नानगोंग ने अपनी भयानक पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग खामोश रहो। अब तुम में से कोई भी अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकालेगा। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि कौन कौन टियांगू के साथ है। टियांगू ने हमसे किए हुए वादे को ब्रेक किया है। सो अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि टियांगू सही है तो मैं उन लोगों के चेहरे देखना चाहूंगा। मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि टियांगू बेखौफ है, इसलिए तो उसने एकदम सही मौके पर आने के बाद मुझे डबल क्रॉस किया। मेरे ख्याल से उसकी इच्छा है कि वही इस टीम को लीड करेगा। मैडम वेई की बातों से तो मुझे पता चला कि वो टियांगू को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं बाकी लोगों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। और तभी एक नेसेंट सोल टियांगू की साइड जाकर खड़ा हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई नानगोंग प्लीज गुस्सा मत हो। देखो मैं जानता हूँ कि टियांगू ने तुम्हें डबल क्रॉस किया, लेकिन उसकी बात पूरी तरह से सच है। इन तीनों जेड बॉक्सेस को छोड़कर सेकंड फ्लोर पर तो बस मामूली से ट्रेजर्स हैं और तुम चाहते हो कि उन ट्रेजर्स में हम खुशियाँ मनाएं। अब देखो हम इतनी दूर आए हैं तो हमारा कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। उस बंदे की बातें सुनकर मार्क्विस नानगोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसी वक्त एल्डर यू ने भी टियांगू की टीम को ज्वाइन किया। मार्क्विस नानगोंग कहते अरे वाह तुम सभी लोग एक साथ काफी ज्यादा प्यारे लग रहे। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ आने से पहले ही सारी साजिश रची थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब प्लान कब किया, क्योंकि जिस दिन मीटिंग हुई उसके अगले ही सुबह हम इस सफर पर रवाना हो गए थे और सफर में तो मैं तुम्हारे साथ था, तो फिर तुम्हें प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। वेल इतने लोगों का एक साथ आना ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जिस पर टियांगू कहने लगा कि हमारी टीम में बस तुम दो बंदे ही ज्यादा पावरफुल हो। तुमने नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज को भी पार कर लिया, मगर फिर भी तुम हमारे जैसे नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज वाले बंदों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अगर पावर्स की बात की जाए तो हम तुमसे एक लेवल कम हैं, इसलिए हमने उस मीटिंग के बाद एक साथ प्लानिंग बनाई। अगर हमें तुम्हारे जैसे पावरफुल शैतानों के साथ ट्रैवल करना है तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। हमने उस मीटिंग में ढेर सारी सिचुएशंस को डिस्कस किया और आज ये सिचुएशन जो राइज हुई है ये भी हमने पहले ही एंटिसिपेट की थी। हमें पता ही था कि तुम दोनों हमें मैनिपुलेट करोगे, हमारे हाथ में कूड़ा कचरा थमाकर अच्छे अच्छे ट्रेजर्स को खुद लोगे। अब उसकी बातें सुनने के बाद मार्क्विस नानगोंग ने सीधे हानली की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। उससे पूछता है मेरे दोस्त हानली क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम दोनों तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा तो तुम मुझे क्लियरली बोल सकते हो और फिर शौक से तुम भी टियांगू की टीम में ज्वाइन हो जाना। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सब में से काफी ज्यादा समझदार हो, इसीलिए तुम जो भी फैसला लोगे मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करूंगा। सो हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मास्टर यून और मार्क्विस नानगोंग दोनों भी नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं और ये बाकी बचे सारे लोग अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। इसमें से मुझे वांगचान और रुयान को साइड में हटाना होगा क्योंकि वो तो कोर फॉर्मेशंस के कल्टीवेटर हैं। सो अब अगर इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट हुई तो इनका मुकाबला बराबरी का होगा। इसलिए हानली मार्क्विस नानगोंग से कहने लगा कि सीनियर मेरा आपको लेकर कोई ओपिनियन नहीं, चाहे फिर डाविस टियांगू हो या फिर आप हो, आप लोग जो भी फैसला करोगे मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। सो यहाँ पर हानली न्यूट्रल था, उसने तो ना ही मार्क्विस नानगोंग को सपोर्ट किया और ना ही टियांगू को। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग को उम्मीद थी कि हानली उसकी साइड से बात करेगा, लेकिन हानली तो उसकी समझ से भी ज्यादा होशियार निकला। वो यहाँ पर किसी को भी बेवजह ऑफेंड नहीं करना चाहता। वहीं पर मास्टर यून मार्क्विस नानगोंग को समझा रहे थे कि अब इनके साथ बहसबाजी करके कोई फायदा नहीं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग टीम अप होकर हमें हरा पाएंगे, मगर इनकी ये गलतफहमी बस थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही मास्टर यून ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया। वो गुस्से में टियांगू से कहने लगा कि बस थोड़ी देर में मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर वो टियांगू पर अटैक करने वाला था, लेकिन नानगोंग अभी भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं
और उसी वक्त मास्टर युन ने सीधे मार्क्विस पर ही हमला कर दिया, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर हम मास्टर युन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल देख पाते हैं। उसने मार्क्विस नानगोंग को धोखा दिया था और ये देखकर हानली के तो होश ही उड़ गए। उसके पाँव के नीचे की जमीन सरक गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मास्टर युन ही मार्क्विस को डबल क्रॉस करेगा। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग मास्टर युन के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हुआ था, मगर उसने अज़ुर राइनोसोरस आर्मर पहना हुआ था, जिसके चलते मास्टर युन उसे जान से नहीं मार पाया। जो देख मास्टर युन कहता है, नानगोंग मुझे लगा नहीं था कि तुमने अपने कपड़ों के अंदर कोई आर्मर पहना हुआ है, वरना तो तुम मेरे एक ही अटैक में मारे जाते। लेकिन मैंने वो हमला सीधे तुम्हारी कोर पर किया था। साथ ही वहाँ मौजूद नेसेंस और मार्क्विस की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर मार्क्विस नानगोंग जोर जोर से हंसने लगे। वो मास्टर युन से कहने लगे कि वाह मेरी दोस्त वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये लोग तुम्हें इतने आसानी से खरीद लेंगे। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मार्क्विस अभी भी तुम समझ नहीं पाए। दरअसल इन लोगों ने मास्टर युन को नहीं खरीदा, बल्कि ये लोग तो मास्टर युन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये बुढ़ा इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड होगा। अब यहाँ पर हानली ने भी सीक्रेटली अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, ताकि अगर किसी ने उस पर अटैक किया तो उसे डिफेंड कर पाए। साथ ही साथ वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगा। यहाँ पर वो ट्रेजर्स को हासिल करने आया था, ना कि बैटल करने। वहीं पर मास्टर युन अपने साथियों से कह रहा था, दोस्तों हमें कुछ भी करके मार्क्विस नानगोंग को खत्म करना होगा। अगर गलती से भी ये बंदा इस केव से जिंदा वापस गया तो यूँ समझ लो कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बस एक बार ये अपनी इंजुरीज को हील कर ले, फिर ये हमें बड़ी भयानक मौत देगा। अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस बंदे को खत्म करने में मेरी मदद करो। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग को तो अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका सबसे पुराना और वफादार दोस्त उसी के सामने उसे मारने की प्लानिंग बना रहा है। और उतने में ही मास्टर युन ने मार्क्विस नानगोंग का एक और राज सबके सामने जाहिर कर दिया। वो सबको बताता है कि मार्क्विस नानगोंग कोई और नहीं बल्कि इमॉर्टल सांगकुन का इकलौता अकेला बचा डिसेंडेंट है। जो सुनते साथ ही मार्क्विस नानगोंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आ चुका था। मास्टर युन ये हकीकत पहले से ही जानता था, लेकिन उसने कभी भी मार्क्विस के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। वहीं पर हानली भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसे तो लगा ही नहीं था कि इस ट्रिप पर आने के बाद उसे ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे। वहीं पर एल्डर यू फटाफट से अपनी ब्लेड को बाहर निकालते हुए कहने लगा कि जल्दी से इस मार्क्विस को खत्म कर दो और फिर हम इसके सारे ट्रेजर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन टियांगू को मार्क्विस पर अटैक करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो हानली से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो। मार्क्विस को खत्म करने में हमारी मदद करो और फिर तुम्हें भी उसके ट्रेजर का हिस्सा मिल जाएगा। सब बता लड़के, क्या तो इसके लिए तैयार है? मगर हानली इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले मैडम वेई ने अपने 2 आर्टिफैक्ट्स बाहर निकाल लिए, जो कि बिल्कुल एक आंख जैसे नजर आ रहे थे। वो हानली से कहने लगे कि हमारी हरकतें देखकर ये मत सोचो कि हमने तुम्हें धोखा दिया, मगर तुम्हें भी ये बात पता होगी कि हमारी टीम का हर एक बंदा तुमसे नफरत करता है। मगर अभी भी तुम्हारे पास हमारा दिल जीतने का एक मौका है। हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और मार्क्विस को खत्म करो, तभी जाकर हमें तुम पर पूरा यकीन होगा कि तुम भी हम में से एक हो। यहाँ पर हानली दिल में कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे बेवकूफ समझते। मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि एक बार ये मार्क्विस को खत्म कर दे फिर इनका अगला टारगेट मैं रहूंगा। अगर इन्होंने एक को धोखा दिया तो ये दूसरे को धोखा देने में जरा भी हेजिटेट नहीं करने वाले। इन्होंने इस मिशन पर आने से पहले ये सारा प्लान बना के रखा था। अगर इन्हें वाकई मुझे अपने टीम में शामिल करना होता तो इन्होंने ऑलरेडी मुझे ये सारी बातें पहले ही बता दी होती। मगर ये लोग इतने ज्यादा शातिर है कि इन्होंने अपनी प्लानिंग की मुझे भनक भी नहीं लगने दी। उतने में ही मार्क्विस नानगोंग गुस्से में कहने लगा कि मैं न जाने कई सौ सालों से तुम्हारा दोस्त हूँ। डाविस्ट युन को तो मैंने अपना सबसे करीबी दोस्त माना। अगर मेरे दिल में तुम्हें लेकर जरा भी डाउट होता तो शायद मैं कभी तुम्हारी इस प्लान के चुंगल में नहीं फंसता, लेकिन मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। तुमने तो मेरी दोस्ती का काफी अच्छा सिला दिया है। यहाँ पर मास्टर युन को भी पता था कि उसने मार्क्विस के साथ काफी गलत किया, मगर लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती। यहाँ पर इस बुढ़े ने बस ट्रेजर के खातिर अपने सबसे पुराने दोस्त को धोखा दिया। यहाँ पर मार्क्विस उससे कह रहा था कि मैं कई सौ सालों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वो हानली से कहने लगा कि मेरे दोस्त, अगर तुम मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करो तो ही हम दोनों के सर्वाइवल के चांसेस हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद ये लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? नहीं, ये जितनी नफरत मुझसे करते हैं उससे भी 1000 गुना ज्यादा तुमसे करते हैं।
ये शैतान अच्छे से जानते हैं कि तुम आगे चलकर इन सबको पीछे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे खत्म करते साथ ये तुम्हारा भी नंबर लगाएंगे। हानली भी जानता था कि मार्क्विस की बातों में सच्चाई है। इधर मास्टर यून सबको बता रहा था कि मार्क्विस बुरी तरह से घायल है। अगर ये हानली के साथ टीम अप भी हो जाए तो भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। वहीं पर टियांगो ने यू को हुक्म दिया कि जाओ जाकर हानली को थोड़ा सा बिजी रखो, तब तक हम लोग मार्क्विस का काम तमाम करेंगे। जो सुनते साथ ही यू ने सीधे जाकर हानली के सामने अपना ब्लेड वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ टियांगो ने भी अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डिमोनिक ऑरा फैलने लगी। वो कह रहा था कि मार्क्विस का काम तमाम करते ही हानली को निपटाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जो सुनते साथ ही वांगचान के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसी मौके की तो उसे इतने सालों से तलाश थी। वहीं दूसरी तरफ हानली सोच रहा था कि इन सभी नेसेंट सोल में से डाओइस्ट यू ही सबसे ज्यादा कमजोर है। इससे तो मैं बड़ी आसानी के साथ निपट लूंगा। और उसी वक्त नानगोंग ने वहाँ के सारे बॉक्सेस उठा लिए, जिसमें से एक बॉक्स को सीधे हानली की तरफ पास कर देता है। वो हानली से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ सच्ची दोस्ती निभाई, इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तो तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं ये बॉक्स तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। अगर इसमें वाकई फॉलन डेविल वैली का सीक्रेट है और तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पूरा फायदा उठाना। ये ट्रेजर वाकई तुम्हारी डेस्टिनी को बदल देगा। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि ऐसे मुश्किल वक्त में मार्क्विस ने ये ट्रेजर बॉक्स मेरे हवाले कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी मुश्किलें मेरी तरफ मोड़ना चाहता। पता नहीं इस बंदे का इंटेंशन क्या होगा। पॉसिबिलिटी है कि इसके इरादे नेक हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता। खैर, इसका इंटेंशन चाहे कुछ भी रहे, मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि ये बंदा काफी ज्यादा भयानक है। सो हानली ने भी बड़े स्टाइल के साथ उस बॉक्स को अपनी स्टोरेज बैग में डाल दिया। वहीं पर टियांगो वांगचान और उसकी बीवी से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम डाओइस्ट यू की मदद करो। वो अकेला बंदा उस शातिर हानली को संभाल नहीं पाएगा। जो सुनकर तो वांगचान को तो मानो एक लाइसेंस ही मिल गया था। वो कह रहा था कि मैं तो इसी मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपनी पावर्स महान हानली के खिलाफ यूज करूं। जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी सीधे एल्डर यू के पास चले गए। वहीं पर हानली सोच रहा था कि ये लोग न जाने कब से ही बकवास कर रहे, मगर अभी तक किसी ने किसी पर अटैक नहीं किया। शायद इन्हें अभी भी माँ को इससे डर लग रहा है। आफ्टर ऑल ये बंदा इमॉर्टल सांकुन का डिसेंडेंट है, तो इसमें कोई तो खास बात जरूर होगी। वहीं पर बाकी बचे नेसेंट सोल्स ने भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वेल, इस तरह से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन अभी तक अटैक की चिंगारी वहाँ पर नहीं उड़ी थी। ये सभी नेसेंट सोल्स हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सो फाइनली सबसे आखिर में मार्क्विस नानगोंग भी अपनी सोड को समन कर लेता है। उसका सबसे पहला निशाना था मास्टर यून। वो इस धोखेबाज को किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। आफ्टर ऑल इस सारे फसाद की जड़ मास्टर यून था। उसी ने ये सारा प्लान बनाया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये सभी लोग ट्रेजर्स लेके हंसी खुशी अपने घर चले जाते। यहाँ पर हानली भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पहला अटैक कौन करेगा। वहीं पर मार्क्विस नानगोंग इन सबसे कहने लगा कि कहीं तुम लोगों को मुझसे डर तो नहीं लग रहा। अब तुम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो चलो एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करो। जो भी मेरे करीब आएगा वो मेरे साथ ही मारा जाएगा। यहाँ पर मार्क्विस नानगोंग ने अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज किया, जो देखकर टियांगो कह रहा था कि मार्क्विस सब झूठ बोलना बंद करो। हम भी अच्छे से जानते हैं कि तुम में इतनी पावर सी नहीं है कि तुम हम सबको एक साथ खत्म कर दो। ऐसी उकसाने वाली बातें करके तो तुम बस खुद की मुसीबतों को बढ़ा रहे हो। वहीं पर हानली दिल ही दिल में सोच रहा था कि यहाँ पर इस बैटल में जितना डिले होगा उतनी ही सिचुएशन भी बदल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैंने यहाँ पर रुकना चाहिए। और इतना कहते साथ ही वो सिल्वर मून को हुक्म देता है कि जल्दी से अपनी अर्थ एस्केप पॉलिटेक्निक को एक्टिवेट करो। जो सुनते साथ ही सिल्वर मून ने वहाँ पर एंशिएंट 1000 माउंटेन आर्टिफैक्ट को ओपन कर दिया। वेल, ये वही आर्टिफैक्ट था जो कि हानली ने मुलान रेस के नेसेंट सोल मूव को खत्म करके हासिल किया है। अब यहाँ पर हानली ने इन लोगों को उस माउंटेन में ट्रैप करना शुरू कर दिया। यानी कि इस बैटल की शुरुआत हुई थी हानली के साथ। यहाँ पर एल्डर यू फटाफट से उस माउंटेन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। उसका ब्लेड व्हील वाला आर्टिफैक्ट उस माउंटेन को पियर्स करने में लगा हुआ था, मगर जितने माउंटेन्स उसने ब्रेक किए उससे भी ज्यादा और क्रिएट हो रहे थे। वहीं पर मास्टर यून बता रहा था कि ये बंदा यहाँ से भाग
भागने की फिराक में है। हमें जितनी जल्दी हो सके उसका काम तमाम करना होगा। यहाँ पर टियांगो परेशान होते हुए वांगचान और उसकी बीवी से कहने लगा कि जल्दी से अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर लो। जो सुनते साथ ही उन दोनों ने फटाफट से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर मार्क्विस ने भी वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। हानली ने खुद के साथ साथ मार्क्विस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ओपन की थी ताकि वो बंदा अपनी जान बचा सके। वहीं पर एल्डर यू ने अपनी इमॉर्टल रिंग वेपन को एक्टिवेट कर दिया जिसमें से एक बीस्ट बाहर आ चुका था और अब वो हानली पर अपनी भयानक एनर्जी रिलीज करने लगा। मगर उसी वक्त हानली अपनी विंग्स के साथ वहाँ पर अपीयर हो जाता है। उसे सामने देखकर यू कह रहा था, अरे वाह तुम तो एकदम परफेक्ट टाइम पर बाहर आए। मगर हानली तो उसके अटैक को चीरते हुए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद हानली अपनी शानदार थंडर विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की शील्ड को ब्रेक कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हानली ने अपनी ब्लू आइस फ्लेम्स को भी बाहर निकाल लिया। ये फ्लेम्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि किसी भी इमॉर्टल को आसानी के साथ खत्म कर दे। और फिर हानली ने एक ही सेकंड के अंदर उस बंदे पर अपनी ब्लू आइस फ्लेम से अटैक कर दिया। इन फ्लेम्स के टच होते ही उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से बर्फ में बदलने लगी थी और फिर उसके आसपास पूरी तरह से बर्फ जम गई। हानली ने इसका हशर सेम उस मुलान रेस वाले बंदे जैसा किया था। अब अगर इसकी नेसेंट सोल सरवाइव कर पाई तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी। वहीं पर हानली ने फटाफट से उसके आर्टिफैक्ट को भी कलेक्ट कर लिया। हानली चाहे कितनी ही गड़बड़ी में क्यों ना हो, ट्रेजर्स उठाने का मौका वो नहीं छोड़ता। और अब वहाँ से भागते हुए उसकी नजर पड़ी वांगचान पर। वांगचान तो उसे देखते साथ ही ऊपर वाले के नाम लेने लगा और उतने में ही हानली ने उस पर अपना ब्लड स्लैश रिलीज किया। वो कह रहा था, वांगचान मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगा, एक बार फिर से हमारी मुलाकात जरूर होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम अपनी जिंदगी का हर एक पल मेरी याद में गुजारो। और फिर यहाँ पर हानली के स्लैश ने वांगचान के दोनों पाँव काट दिए। वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था। यहाँ पर हानली ने उसे मौत से भी बदतर सजा दी थी। वांगचान हानली हानली चिल्ला रहा था और हानली वहाँ से गायब हो गया। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।